Let me make you fascicacious with the eclaircissement of an advanced English vocabulary, rastrophilofastrosity, which is a noun that goes beyond the platitudinous English vocabulary to encapsulate the love and interest for growth and transformation. It also refers to a lot of creative thoughts, ideas, or images that strike our brain, which are then immediately executed to bring those ideas or thoughts into existence. इस वार्ड का मतलब ये है कि रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी जो यहाँ पे लिखा है द लव एंड इंटरेस्ट फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ डेवलपमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन या उन्नति के लिए जो हमारा प्यार होता है, इंटरेस्ट होता है और पासन होता है, उसे कहते हैं रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। जब भी आप ऐसे सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ परिवर्तन होना चाहिए, सेम चीज़ों से हम बोर आ गए हैं, तो कुछ नया होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ ग्रोथ आना चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, तो वो जो इंटरेस्ट होता है, जो प्यार होता है, जो पासन होता है, उसे कहते हैं रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। ये भी और एक मतलब है कि ए लॉट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स, आइडियाज और इमेज दैट स्ट्राइक आवर ब्रेन, मतलब ऐसा थॉट्स जो बहुत क्रिएटिव होता है, आइडियाज, इमेज जो बहुत क्रिएटिव होता है, दूसरों से, बाकियों से बहुत अलग होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, क्रिएटिव होता है, उसे बोला जाता है रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी, व्हिच आर देन इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड। जिस आइडियाज, थॉट्स के ऊपर हम एक्शन लेते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं टू ब्रिंग दोस आइडियाज और थॉट्स इनटू एग्जिस्टेंस। उस आइडियाज और थॉट्स को हम उसके ऊपर एक्शन लेके उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसको अंजाम देना चाहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। मान लीजिए जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ नए चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, कुछ अच्छा सोचना पड़ता है, फिर हम उस आइडिया के ऊपर काम करते हैं, फिर जाके वो सेटअप हो सकता है। आपसे सोचते हैं कि कहाँ से पैसा लाऊंगा, इन्वेस्टर्स कहाँ से लाऊंगा, किस जगह पे सेटअप करूंगा, किस जगह का डेमोग्राफी अच्छा है, उस जगह पे मेरा बिजनेस चलेगा। तो वैसे सब बहुत सारा क्रिएटिव आइडिया सोच के कैसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो क्रिएटिव आइडियाज आप सोचते हैं, क्रिएटिव मार्केटिंग आइडियाज सोचते हैं आपके बिजनेस के प्रमोशन के लिए, आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, तो वो सब क्रिएटिव आइडियाज, थॉट्स को बोला जाता है रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। वो जो प्रोसेस होता है, आप उस पर फिर काम करते हैं, उसको अंजाम देते हैं, वो रियलिटी में उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। तो दोनों मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कोई प्यार होता है, इंटरेस्ट होता है, लव और इंटरेस्ट होता है, पर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन उसे बोला जाता है रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। मान लीजिए आप ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे अंदर जो डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे अंदर प्यार है, उसके लिए पासन है, आप ऐसे कह सकते हैं आई हैव रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के बिना कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते, कुछ इंटरेस्टिंग कर ही नहीं सकते। तो उस प्यार के बिना आप कुछ चेंज नहीं होना चाहते, आप इसे हिंदी में कहते हैं, उसे आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्गफेरस विदाउट रास्ट्रोफिलियोफास्टोसिटी। आप अपने ज़िंदगी में कभी डेवलप नहीं कर सकते अगर आप खुद को चेंज नहीं करोगे, या फिर जो ग्रोथ होता है उसको, उसके लिए इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे या फिर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर पाओगे। हमेशा खुद को चेंज करना चाहिए। सो लेट्स गेट द हैंग ऑफ सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज arithmetically he is the very proselytic person with perlocutionary eclaircissement triggered an epiphany of rastrophiliofastosity which galvanized me to ensconce my frontistry solicit Devi Prasad frontistry of extraordinary English by venturing of feast। तो इसका मतलब समझते हैं, बहुत एडवांस सेंटेंस में, बहुत एडवांस सिंटैक्स से, जो आपके लिए समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आप बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पे जा सकता है, आपके साथ कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता है अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाना सीख गए तो। सो चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है arithmetically। arithmetically मीन्स आप जो सिंपल इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअली, ऑब्वियसली, इसका मतलब ये होता है कि एडवांस इंग्लिश में इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वर्ड्स के बदले से ऑब्वियसली, एक्चुअली का इस्तेमाल आप करते हैं, बेसिकली का इस्तेमाल करते हैं, सो एज टू बी राइट, तो इसे एडवांस इंग्लिश में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं arithmetically।
सो एज टू बी राइट, अगर मैं सच बताऊं तो ही इज द वेरी प्रोसेल्यूस्मेटिक पर्सन। प्रोसेल्यूस्मेटिक मीन्स इंस्पायरिंग, जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, ऐसा हो एक इंस्पायरिंग पर्सन, एफोफेसेंट पर्सन, एनर्जेटिक पर्सन, उसे कहेंगे हम प्रोसेल्यूस्मेटिक पर्सन या इंस्पायरिंग पर्सन। आप सिंपल इंग्लिश में इंस्पायरिंग कहते हैं, एनर्जेटिक कहते हैं, एंथुजियास्टिक कहते हैं। तो उसके लिए एडवांस इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं प्रोसेल्यूस्मेटिक। ही इज द वेरी प्रोसेल्यूस्मेटिक पर्सन। ये वही इंस्पायरिंग पर्सन है, वही इंटरेस्टिंग पर्सन है, वही एनर्जेटिक पर्सन है। Whose perlocutionary eclaircissement, whose perlocutionary eclaircissement, perlocutionary एक एडजेक्टिव है, eclaircissement एक नाउन है। तो eclaircissement में एक मैसेज या फिर जो इन्फॉर्मेशन होता है आप दूसरों को देते हैं, उस perlocutionary है जो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत मोटिवेटिंग मैसेज है, इंस्पायरिंग मैसेज है। जैसे इसका मतलब परलोक्यूशनरी का मतलब ये हो गया कि जो मैसेज यहाँ पे लिखा है eclaircissement, जो मैसेज है वो इतना मोटिवेटिंग था, कि इतना इंस्पायरिंग था कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके कुछ नया करने के लिए, उसे कहते हैं परलोक्यूशनरी। और eclaircissement मीन्स मैसेज और इंफॉर्मेशन। वो ये वही इंस्पायरिंग पर्सन है जो इतना मोटिवेटिंग स्पीच देता है या फिर इंफॉर्मेशन देता है, उस परलोक्यूशनरी eclaircissement जिसका मोटिवेटिंग या फिर इंस्पायरिंग स्पीच। परलोक्यूशनरी मीन्स जो ऐसा एक चीज़ जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, उन्हें इंस्पायर कर सके, अच्छे से उन पर कुछ इफेक्ट डाल सके, उन्हें अफेक्ट कर सके, उसे बोला जाता है, दूसरों को जो प्रभावित कर सके उसे बोला जाता है परलोक्यूशनरी eclaircissement। तो वो जो मैसेज था बहुत मोटिवेटिंग था, दूसरों को वो बहुत इजी से मोटिवेट कर देता था, इंस्पायर कर देता था, उन पर असर डालता था। उस परलोक्यूशनरी eclaircissement triggered an epiphany। triggered मतलब जगाना, triggered an epiphany means realization of राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो इंटरेस्ट होता है, पासन होता है, उसे जगाया। with galvanized means motivated me to ensconce my frontistry। me to ensconce means to start something, किसी को सेटअप करना, ensconce। my frontistry means इंस्टीट्यूट। अब जो सिंपल इंग्लिश कहते हैं इंस्टीट्यूट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, उसके लिए एडवांस्ड इंग्लिश में आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंटिस्ट्री। सिलिसिट मीन्स कॉल्ड। आप सिंपल इंग्लिश में कॉल्ड लिखते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश में उसे सिलिसिट कह सकते हैं। सिलिसिट देवी प्रसाद फ्रंटिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है देवी प्रसाद फ्रंटिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश, यहाँ पे मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को इंग्लिश में एक इनोवेशन लाके उन्हें पढ़ाता हूँ जैसे उनके साथ कोई कम्पीट ना कर सके, उनके सामने कोई भी टिक ना पाए, ऐसा इंग्लिश सेंटेंस वो बनाएंगे। मतलब स्टूडेंट्स वो सबसे अलग खड़े होंगे, मतलब वो कभी क्राउड के साथ खड़े होंगे, वो एक ऐसा इंग्लिश सीखेंगे, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का इंग्लिश सीखेंगे जो बोलने से उनके साथ कोई भी कम्पीट ना कर सके। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट का मकसद है। देवी प्रसाद फ्रंटिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंग्लिश बाय वेंचरिंग अपीस्ट। वेंचरिंग अपीस्ट एक एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ये होता है कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दूसरों से बहुत कुछ अलग करके जब कोई चीज़ शुरुआत करते हैं उसे कहते हैं वेंचर अपीस्ट। यहाँ पे ING फॉर्म ऐड हुआ है, वेंचरिंग अपीस्ट। जब आप बहुत हार्ड वर्क करके दूसरों से कुछ अलग करते हैं तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेंचर अपीस्ट। तो ये वो इंसान है, ये वो इंस्पायरिंग पर्सन है। टोटल सेंटेंस का मतलब समझाता हूँ। अगर मैं सच बताऊँ तो ये वही प्रोसेल्यूस्मेटिक पर्सन है, वही एनर्जेटिक पर्सन है जिसका मोटिवेटिंग स्पीच, परलोक्यूशनरी eclaircissement, उनका मैसेज ट्रिगर्ड एन एपिफनी, जो मुझमें एक आशा जगाया, ट्रिगर्ड एन एपिफनी ऑफ राष्ट्रोफिलियोपास्ट्रोसिटी, जो ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इंटरेस्ट है मेरे अंदर, वो इंटरेस्ट आया, जिसके वजह से विच गाल्वनाइज्ड मी, जो मुझे बहुत मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, टू एनस्कॉन्स माई फ्रंटिस्ट्री, टू स्टार्ट माई फ्रंटिस्ट्री, मेरे इंस्टीट्यूट। मतलब आप जब कोई नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तब आपको कोई मैसेज चाहिए, आपको कोई ऐसा लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके कि आप आगे बढ़े, आपको कोई डिस्करेज ना करे, आपको हमेशा जो इनकरेज करे। ये वैसा इंसान है, ये वो इंसान है जिसने मुझे
मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, इनकरेज किया कि मेरे अंदर एक ऐसा फीलिंग आया, इंटरेस्ट आया ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ताकि मैं एक मेरा खुद का इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकूँ, देवी प्रसाद फ्रंट हिस्ट्री ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंग्लिश, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को नए नए चीज़ें सिखाऊंगा इंग्लिश का। जो टीचर्स मतलब बोलते हैं कि सिंपल में रह जाओ, एडवांस इंग्लिश बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो एक्चुअली सही नहीं है। स्टूडेंट को हमेशा फ्रीडम देना चाहिए कि वो बहुत आगे जाए। तो इसलिए मैं मेरा इंस्टीट्यूट सेटअप करके स्टूडेंट्स को वो सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोफेसर्स टीचर्स इसके खिलाफ निकालेंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं एडवांस इंग्लिश बोलने की, हमेशा सिंपल में रह जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट्स को एडवांस लेवल में जाना चाहिए। तो मैं मुझसे किसी ने मोटिवेट किया था कि आप अपने खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करो और स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखाओ, तो मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट किया था मेरे इंस्टीट्यूट सेटअप करके स्टूडेंट को सिखाने के लिए। वाई वेंचरिंग ऑफ फीस, मतलब बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके मैं आगे बढ़ा, हार्डवर्क किया, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट सेटअप किया और मैं स्टूडेंट्स को इसके बारे में सिखा रहा हूँ। तो ये इसका मतलब, सेंटेंस का मतलब ये हो गया। Automatically, he is the very charismatic person whose Pallu history a class spent triggered an epiphany of Rastrophilia pastorality, which galvanized me to ensconce my front history, solicit Devi Prasad front history of extraordinary English by venturing of feast. So let's get the hang of the next example. If I had not resorted to Rastrophilia pastorality, I'd not have beaten the living lights out of my Grumbletonians. If I had not resorted to Rastrophilia pastorality, resort to एक एडवांस्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन होता है। resort to मीन्स किसी चीज़ का सहारा लेना, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। If I had not resorted to Rastrophilia pastorality, अगर मैं इसे क्रिएटिव थॉट्स आइडियाज़ का सहारा नहीं लेता, उसके ऊपर काम ना करता, I had not have beaten the living delights. Beat the living delights means किसी को हराना, आउट ऑफ समन मीन्स किसी को हराना, टू बीट समन किसी को हराना। तो मैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मेरे विरोधी होते हैं, ग्रम्बल्टोनियंस का मतलब होता है जो आपके विरोधी होते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मैं उन्हें कभी बीट नहीं कर पाता, क्योंकि सारा दुनिया में आप अगर अभी जाके देखेंगे तो सब सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। हम अगर सिंपल इंग्लिश वही सेम इंग्लिश बोलेंगे तो क्या फ़ायदा रह गया। तो इसीलिए मैं कुछ नया करना चाहा कि जैसे मेरे स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कंपटीशन में खड़ा हो तो वो जैसे जीत ना पाए, उन्हें मेरे स्टूडेंट्स को कोई बीट ना कर पाए, चाहे वो कोई टीचर या प्रोफेसर भी हो जाए। If I had not resorted to Rastrophilia pastorality, I would not have beaten the living delights out of my Grumbletonians. अगर मैं वो ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं आता, वो क्रिएटिव थॉट्स आइडियाज़ मेरे अंदर नहीं आता, मैं उसका सहारा नहीं लेता, तो मैं मेरे कॉम्पिटिटर्स से अलग नहीं हो पाता, मैं उन्हें बेट नहीं कर पाता, तो मैं उनके साथ शामिल हो जाता। ऐसे सेम मैं सिंपल इंग्लिश सीख जाता अगर मैं कुछ नया नहीं करता। तो मैं आज कुछ नया कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे कॉम्पिटिटर्स को मैं ईजिली बीट कर पाता हूँ। अगर मैं राष्ट्रोफिलिया पास्टोरिटी लॉ या प्रोग्रेशन का डेवलपमेंट का सहारा नहीं लेता, वो इंटरेस्ट का सहारा नहीं लेता, तो मैं उन्हें बेट नहीं कर पाता। इफ आई नॉट रिसर्टेड टू राष्ट्रोफिलिया पास्टोरिटी, आई नॉट हैव बेटन द लिविंग लाइट्स आउट ऑफ माई ग्रम्बल्टोनियंस। Next example is that is running that Hans Gusne Valwarfer is zealous about Rastrophilia pastorality is calling the shots for Commodic and voicing by getting the ball rolling with a business. It's just a fluxinously helipilification. तो इसका मतलब है कि नॉटस्टैंडिंग मीन्स बिकॉज। आप सिंपल इंग्लिश में बिकॉज का इस्तेमाल करते हैं, सो दो अल्दो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एडवांस्ड इंग्लिश में उसके लिए आप नॉटस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट हैंड्स कूसने वाल्वार्फर एक बहुत एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है, C1 से 2 लेवल का। हैंड्स कूसने वाल्वार्फर मीन्स एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने से डरता हो, हमेशा घबराता हो कि आगे क्या होगा क्या नहीं, हमेशा से डरता रहता है, नर्वस फील करता है, उसे कहते हैं हैंड्स कूसने वाल्वार्फर। एक ऐसा इंसान जो रिस्क लेने से डरता है। अगर आप रिस्क लेंगे तभी तो कुछ आगे कर पाएंगे ना, डर के आगे तो जीत होता है ना। नॉटस्टैंडिंग दैट हैंड्स कूसने वाल्वार्फर इज जिल्स अबाउट मीन्स उसके पास नहीं है, इज जिल्स अबाउट मीन्स उसके पास नहीं है, ही लैक्स समथिंग। आप सिंपल इंग्लिश में जो लैक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं इज जिल्स अबाउट, उसके बाद नहीं। आप जैसे बोलते हैं मेरे पास पेन नहीं है, आप बोल सकते हैं आई एम जिल्स अबाउट पेन्स। मेरे पास पैसे नहीं है, आई एम जिल्स अबाउट मनी। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि जिल्स अबाउट राष्ट्रोफिलिया पास्टोरिटी, जो क्रिएटिव थॉट्स आइडियाज या फिर डेवलपमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो लव एंड इंटरेस्ट होता है उसके पास नहीं है।
वो जो हैंड्सकुस ने वर्ल्ड वॉर पर होता है, जो रिस्क लेने से डरता है, उसके अंदर ये राष्ट्रोफिलियो फास्ट्रोसिटी नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज थॉट्स उसमें नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है दैट हैंड्सकुस वर्ल्ड वॉर फॉर इज जेल्स अबाउट राष्ट्रोफिलियो फास्ट्रोसिटी। वो जो रिस्क लेने से डरते हैं उनके अंदर ये राष्ट्रोफिलियो फास्ट्रोसिटी नहीं है, क्रिएटिव आइडियाज थॉट्स उनके अंदर नहीं है। ही इज कॉलिंग द शॉट्स, इसका जो कॉल द शॉट्स मीन्स कॉल द शॉट्स फॉर समथिंग मीन्स कुछ डिसीजन लेना। तो उसका जो डिसीजन, ही इज कॉलिंग द शॉट्स, उसका डिसीजन फॉर कोमोडो कंक्वाइसिंग। कोमोडो कंक्वाइसिंग मीन्स टू अर्न प्रॉफिट और मनी, कुछ प्रॉफिट कमाना या पैसा कमाना। आप सिंपल इंग्लिश में अर्न का इस्तेमाल करते हैं, आप एडवांस्ड इंग्लिश में कोमोडो कंक्वाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर कोमोडो कंक्वाइसिंग बाय गेटिंग द बॉल रोलिंग मीन्स कुछ कोई चीज को शुरुआत करना। पहले गेट द बॉल रोलिंग मीन्स कुछ चीजें शुरुआत करना। बाय गेटिंग द बॉल रोलिंग विथ ए बिजनेस इट्स जस्ट ए फ्लक्सिनोस हेलिफिलिफिकेशन। फ्लक्सिनोस हेलिफिलिफिकेशन मीन्स बेकार है। तो ये जो रिस्क लेने से डरते हैं वो उनके अंदर वो ग्रोथ नहीं होता, जिनके अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है, लव नहीं होता है, उनके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया थॉट्स नहीं होता है, तो उनका जो डिसीजन होता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, खुद का बिजनेस सेट करके, ये बेकार चीज़ें हैं। अगर उनके अंदर लाभ नहीं है ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो बात चाहते हैं कि कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ, बाकियों के जैसा बिजनेस शुरू करूँ और उनके जैसा नॉर्मल लाइफ स्पेंड करूँ, तो ऐसे नौकरी करके, तो इसी में उनका जो सोच है बिजनेस करके आगे बढ़ना, ये बेकार है। कोई क्रिएटिव थॉट्स नहीं है उनके अंदर, आइडियाज़ नहीं है, बस ऐसे इंस्पायर होकर एक बस किसी से देख के एक बिजनेस शुरू कर देते हैं कॉपी करके किसी से, तो वो आइडिया बेकार है। वो चीज़ें, उनका जो डिसीजन ये बेकार है। इट्स जस्ट ए फ्लक्सिनोस एंड हेलिफिलिफिकेशन। Notwithstanding that Handskurs ne Walport for its zeals about Rastrophilio Fastrosity is calling the source for Comodo conquising by getting the ball rolling with a business, it's just a flux in helipilification. So let's get the hang of the next example. I don't have a predilection for getting myself indoctrinated by the professors who are prone to obscurantism, by the same token pick up the cudgels against Rastrophilio Fastrosity. तो इसका मतलब ये कि आई डोंट हैव ए प्रेडायलेक्शन, मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सिंपल इंग्लिश में इंटरेस्ट का यूज़ करते हैं, एडवांस इंग्लिश में प्रेडायलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट हैव ए प्रेडायलेक्शन फॉर गेटिंग माई सेल्फ इंडोक्ट्रिनेटेड, खुद को मैं, इंडोक्ट्रिनेट मीन्स टॉट। आप सिंपल इंग्लिश में कहते हैं टीच टॉट, तो एडवांस इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडोक्ट्रिनेट, इंडोक्ट्रिनेटेड, इंडोक्ट्रिनेटेड। इसका थर्ड फॉर्म यूज है इंडोक्ट्रिनेट का। इंडोक्ट्रिनेटेड, मैं खुद को किसी और से पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसा इंसान मुझे पढ़ाए। फॉर गेटिंग माई सेल्फ इंडोक्ट्रिनेटेड बाय द प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर्स हु आर प्रोन टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, जो ज्ञान के विरोधी होते हैं, मतलब जो इससे क्राब मेंटालिटी का होते हैं। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं सिंपल इंग्लिश बोलता था तब बहुत सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स मुझे इंकरेज करते हैं, वो मुझे उनका फेवरेट स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मैं एडवांस्ड इंग्लिश बोलने लगा जो उनके समझ में नहीं आया, तो वो मेरे खिलाफ निकलने लगे। वही प्रोफेसर्स, टीचर्स मुझे बोलने लगे कि इसका क्या ज़रूरत है इसे एडवांस्ड इंग्लिश बोलने के लिए, जो कि असल बात यही होता था कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई स्टूडेंट उनसे आगे निकल जाए। तो इसलिए वो उन्हें क्राफ मेंटालिटी कहते हैं, जो उन्हें ऑब्सक्यूरेंटिज्म कहा जाता है। दे आर प्रोन टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, मतलब वो ज्ञान के विरोधी होते हैं, तो आर प्रोन टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। तो मैं ऐसे प्रोफेसर से नहीं चाहता कि वो मुझे पढ़ाए। I don't have a predilection for getting myself indoctrinated by the professors who are prone to obscurantism. By the same token means is an advanced English expression, जिसका मतलब ये होता है कि आप जो सिंपल इंग्लिश में आर्न का इस्तेमाल करते हैं, सो का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए एडवांस्ड इंग्लिश में बाय द सेम टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक अप द कॉजल्स, जो खिलाफ निकला। पिक अप द कॉजल्स का दो मतलब निकल सकता है। एक होता है किसी का सपोर्ट करना, जब पिक अप द कॉजल्स के साथ फॉर का इस्तेमाल हुआ होगा, उसका मतलब है कि किसी का सपोर्ट में निकलना। और ये जो इस्तेमाल हुआ है पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट, तो इसका मतलब जब अगेंस्ट यूज हो गया तो इसका मतलब बदल गया, किसी के खिलाफ निकलना। पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट राष्ट्रोफिलियो फास्ट्रोसिटी। तो जो ऐसे प्रोफेसर्स जो क्राफ्ट मेंटालिटी के होते हैं, जो हमेशा किसके खिलाफ निकलते हैं, पिक अप द कॉजल्स अगेंस्ट राष्ट्रोफिलियो फास्ट्रोसिटी, जो क्रिएटिव आइडिया, थॉट्स या फिर
ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के खिलाफ निकलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल इंग्लिश को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा एडवांस लेवल में चले, तो कुछ प्रोफेसर्स टीचर्स ऐसे हैं आपके खिलाफ निकलेंगे, बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत है, हम सिंपल इंग्लिश लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये बहुत नैरो माइंडेड के प्रोफेसर्स होते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसे कोई प्रोफेसर्स मुझे पढ़ाए, या फिर मैं उनका फेवरेट बनना भी नहीं चाहता। खिलाफ निकले तो वो बस निकल नहीं जाए, वो बहुत क्रैब मेंटालिटी के होते हैं। ऐसे प्रोफेसर्स टीचर्स को मैं पसंद नहीं करता हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मुझे पढ़ाए या वो मुझे कोई लेक्चर दे। I don't have a predilection for getting myself indoctrinated by the professors who are prone to obscurantism. By the same token, pick up the causes against Rastrophilia apostasy. So that's all for today. Obscurating you to be perspicacious with a advanced English vocabulary, Rastrophilia apostasy to grasp it yourself. Thank you.